हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज हम लोग आपका हिस्ट्री में जो है अपना पहला लेक्चर, जो हमारा पहला ही आपका चैप्टर है, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन, उसको हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से वो आपका देखने वाले हैं कि ऐसे जो हमारे हजारों वर्षों के दौरान जो आपके चेंजेस हुए हैं। और खास स्पेशली हम बात करेंगे आपका हिस्ट्री के आपके सब्जेक्ट में कि इतिहासकार ने जो आपकी चीजें लिखी हैं उस समय आपके क्या परिवर्तन हुए, आपके वर्षों दर वर्षों या सालों में क्या चेंजेस आए, किस प्रकार की स्थिति रही, कैसे हमने इतिहास को, अगर हम जानते हैं कि पास्ट की चीजें क्या हैं, हम उनको प्रेजेंट में कैसे पढ़ते हैं, किस स्रोत के माध्यम से हम लोग उनको पढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों का हम लोग अपने चैप्टर के अंतर्गत आपका विश्लेषण करेंगे, उनको जानेंगे, उनको पढ़ेंगे। क्लियर है? और मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे पूरा मन लगाकर बहुत अच्छे से अपने चैप्टरों को पढ़ेंगे और प्रॉपर समय से, बिल्कुल बहुत अच्छे से, नियम से अपनी सारी क्लासें करेंगे और प्रॉपर उनका रिवीजन करेंगे। क्लियर है? हमें रटना नहीं है, हमको समझना है। क्लियर है? किसी प्रकार का कोई आपको समस्या आती है, कोई आपका प्रश्न है, कोई आपका डाउट है, तो आप हमको अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से, कमेंट जो आपका बॉक्स है उस बॉक्स के माध्यम से आप हमको जो है बच्चों अपना जो आपका प्रश्न है आप उसको हमको भेज सकते हैं। चलिए, सभी बच्चे अपनी बुक का पहला चैप्टर खोल लें, ध्यान रखें। कुछ आपको लगता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट करते चलिए, अंडरलाइन करते चलिए अपनी बुक के माध्यम से, जो आपको उपयोगी लगे, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए ध्यान देते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। हम लोग जो है चैप्टर हमारा जो है हमारा आपके सामने है, हजार वर्षों के दौरान हुए आपके परिवर्तनों की पड़ताल। अब उनकी हमको जांच करनी है कि जो हजारों वर्षों में जो भी आपका परिवर्तन हुआ है, जो भी आपके चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेसों को हमको देखना है, उनकी पड़ताल करनी है, उनकी जांच करनी है कि ये बदलाव हुए कैसे। उनकी ऐसे मानिए कि हमको उनकी बिल्कुल एक एक बारीकी के साथ हम उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनकी पड़ताल करेंगे कि क्या, कौन सी चीज कैसे हुई है और किस प्रकार है। इसको हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से आपका देखेंगे। अब सबसे पहले जो है बच्चों, एक ही मानचित्र है, आप देखिएगा। अब आपको मानचित्र नहीं, पेंटिंग सी लगेगी कि सर आप तो पेंटिंग दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये मानचित्र है, आप उसको एक बार देखिएगा। देखिए, देखा आप लोगों ने? चलिए इसको आप देख लीजिए कैसे बना हुआ है। ठीक, अब देखिए, अभी मैं आपको दूसरा मानचित्र भी आपको साथ ही में मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए, एक ही मानचित्र है और आप इसको देख के कहेंगे हाँ ये कुछ परिचित मानचित्र है। कैसा है? कुछ परिचित, यानी कि देखा रेखा सा लग रहा है कि ये मानचित्र है। क्लियर है? ठीक है। अब आपको ये ध्यान दीजिए, जो ये मानचित्र बना है ये आपका कब है? ये जो आपका चित्र नंबर 2 है, ये 18वीं सदी के आरंभ में, स्टार्टिंग के टाइम में आपका बनाया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए भारत का जो आपका प्रायद्वीपीय पार्ट है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें भारत का जो फॉर्मेशन है वो आपका नहीं हो रखा है। क्लियर है? तो फिलहाल हम भारत का मैप नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम कुछ चीजों को बताएंगे जिसके लिए आपको मैप दिखाया जा रहा है। आप इसको देखिए, आपने पूरा इतना देख लिया। चलिए वापस चलते हैं हम लोग, ये देखिए इसी पेज पे ऊपर। अब देखिए, जो आपका पहला मैप दिखाया गया है वो कब का है? आपका 12वीं सदी का। भूगोल वेत्ता अल इदरीसी का बना हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। कहाँ दिखाया गया है? आपका भूमि से आपका समुद्र तक जो है आपका दिखाया गया। आइए इसको पढ़ते हैं, जानते हैं एक एक चीज करके। और आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसी रोमांचक चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, आपको पता चलेगा। देखिए, चित्र 1 तथा चित्र 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोल वेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। जो आप ये वाला मैप अभी देखे हैं, इस मैप को देखिए, 1154 ईस्वी में किसने बनाया था? अरब के एक भूगोल वेत्ता थे, ज्योग्राफर थे। क्लियर है? इन्होंने क्या किया था? जो आप पहला वाला मानचित्र देखे हैं ये बनाया था। अब देखिए, उन्होंने उस समय 12वीं शताब्दी यानी कि 1154 ईस्वी में अपने अकॉर्डिंग, अपनी चीजों को देखते हुए, जो उन्हें परिस्थिति ठीक लगा हो, उन्होंने इस प्रकार का क्या था, एक मैप बनाया था, जहां जो नक्शा दिखाया गया है
वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। कह रहे जो चीजें दिखाई गई हैं, जो उसमें बनाया गया, वो क्या है? दुनिया के एक बड़े भाग का जो मानचित्र है उसका एक हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है, कि जो भारतीय महाद्वीप है वो दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी चित्रकार ने, अब देखिए जो आपका मैप नंबर 2 था, अभी आप उसको देखें, वो किसने बनाया है? आपका मानचित्र जो है फ्रांसीसी ने बनाया है। कब? 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं। कह रहे कि जो दो आप मैप देख रहे हैं दोनों एक ही क्षेत्र के हैं, एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। और कैसा है? उनमें काफी आपका डिफरेंस है। अब देखिए, अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है। देखिए कह रहा है कि जो साउथ है, दक्षिण भारत की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। दक्षिण भारत कहां पर है? उस जगह पर है जहां आज क्या है? उत्तर भारत है। यानी कि उत्तर भारत की जगह आपको दक्षिण भारत दिखा रखा है किसने? अल इदरीसी के जो आपका नक्शा है। भारत ढूंढो और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, जहां अरबी नाम में दिए गए हैं, और इसमें कुछ जाने पहचाने हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र पहले मानचित्र में बने लगभग 600 वर्ष के बाद बनाया गया। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गईं। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाके की बारीकी ब्यौरा देखकर आश्चर्यचकित होंगे। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इसी नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। बाकी हम शेष चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे। अब देखिए, अब पहला मैप आपने देखा, और इस मैप को आप अगर प्रॉपर आप देखेंगे तो जितना भी कोस्टल एरिया है, यानी कि जो आपका तटीय क्षेत्र है, देखिए जितना भी आपका तटीय क्षेत्र है, यहां से शुरू करते हैं हम लोग। चलिए ये देखिए, है तो ऊपर भी बच्चों ये वाला गुजरात वाला जो पूरा पार्ट है, लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि जितना भी पूरा ये पार्ट है, आप इसको देखिए, जितना भी ये आपका तटीय रीजन है, ये देखिए, ठीक, आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा जो आपका तटीय रीजन है, आप इसको देखिए। इसमें आप देखेंगे बिल्कुल आपको एक एक चीज बारीकी से दिखाई गई है। बोलते हैं ये वही मैप है जैसे यूरोपीय जो भी आपके व्यापारी थे, जो भी आपके ट्रेड करना है, जो भी हमारे यूरोपियन कंपनी का आगमन हुआ, चाहे अंग्रेज आए हों, चाहे पुर्तगाली आए हों, चाहे आपके डेनिश आए हों, ये जो लोग आए थे, इन लोगों ने इसी नक्शे को फॉलो करते हुए, इस मैप को फॉलो करते हुए इंडिया में एंटर किया था। क्लियर है बच्चों? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्या किया था? इंडिया में एंटर किया था। अब देखिए अरबी में जो लिखा है कन्नौज, वो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। अब सबसे बड़ी बात है, जब आप एक युग से दूसरे युग में जाओगे, यानी कि जब आप एक सदी पार कर जाओगे, तो आपकी जो कुछ चीजें हैं, चाहे आपकी लिखने की तकनीकी हो, पढ़ने की तकनीकी हो, किसी भी चीज की आपकी तकनीकी हो, तो उनमें बहुत सारा आपका बदलाव आता है, आधुनिक बदलाव। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप से आप समझिए, सबसे पहले आप अगर कुछ लिखा आता था, मान लीजिए किसी एक बुक की आपको अन्य प्रतिलिपि बनानी, तो उसको हाथ से लिखा जाता था। क्लियर है? अब हम फोटोस्टेट करा सकते हैं, अब हम उसको आपके पीडीएफ के माध्यम से सेव कर सकते हैं, हम उसको और अन्य सारे बहुत सारे ऐसे आपके फॉर्मेट हैं जहां उसको हम सेव कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। लेकिन पहले हमारे सामने क्या था कि हमको उसकी हूबहू नकल करनी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी? नकल पढ़नी पड़ती थी, और नकल करने में कुछ चीजें हमसे बदल जाया करती थी। दूसरा बच्चों ये है कि जब समय बदला, तो जो मैप के आपके तरीके थे उनको बनाने के, उनको नोट करने के, तो वो भी कैसे हो गए? जो साइंस थी उस समय की आपका, वो भी क्या थी आपकी? बहुत हद तक आपकी बदल गई थी। इतिहासकार जब बीते युग के दस्तावेजों, नक्शे और लेख का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का, उनकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब देखिए, जो भी आपके इतिहासकार हैं, जो पास की जो भी आपकी चीजें हुई हैं, अगर भाई उनको रिवीजन करना है, उन दस्तावेजों को स्टडी करनी है, तो उसमें जो भी आपके हिस्टोरिकल आपकी पृष्ठभूमि है, जो भी चीज रही हैं, उनका क्या करना होता है? उनका
बहुत चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं, उनको सब चीजों को देखना होता है। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है नई और पुरानी शब्दावलियां। अब ये तो हमने जो पढ़ा था, अब तक हमने ये पढ़ा कि जो आपका मैप बदला है, जो आपका नक्शे बदले हैं, तो समय के साथ जो आपके आधुनिकता चीजें आई, तो उसके समय के साथ क्या हो गई, जो मैपिंग का जो विज्ञान था, मानचित्र का विज्ञान था, वो बदल गया। क्लियर है? तो आपने दो हमको मैप दिखा के उन्होंने बेसिक डिफरेंस आपका क्लियर किया और बताया जो आपका दूसरे नंबर का जो आपका मैप था, इसी के माध्यम से आपके ट्रेड हो रहा था और जो लोग थे वो भारत में आ रहे थे। क्लियर है? हमको ये दिखाना चाह रहा है कि कुछ समय, हजार वर्षों के साथ, 100-200 साल के साथ बहुत चीजों में आपका परिवर्तन होता है, बहुत चीजों में आपका बदलाव होता है। क्लियर है? अब ऐसा ही बदलाव, ऐसी ही कुछ चीजें जो है बच्चों, हम लोगों को आपके शब्दों में दिखाई देगी। किस में दिखाई देगी? शब्दों में, जिसे हम कहते हैं आपकी शब्दावलियां, उनमें कुछ चेंजेस दिखाई देंगी। अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो उन चेंजेस में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल हम लोग अभी आपका समझेंगे, जैसे हम हिंदुस्तान शब्द को ही लेंगे, तो जब हिंदुस्तान शब्द सबसे पहले लिखा गया था, उसका क्या मतलब था और वर्तमान में क्या मतलब है, क्या चीजें हैं, उन सब विषयों पर हम लोग अपनी पूरी दृष्टि रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे से उन सबको देखते रहेंगे। देखिए, नई और पुरानी शब्दावलियां, अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, यानी कि जो आप सूचना है जब उनका फॉर्मेशन होता है तो कुछ बदलते हैं, तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है कि जो आपकी भाषा होती है, जो उनके अर्थ हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, हमको ये देखना है। आप देखिए, कुछ भाषा है और भाषाओं में आप देखेंगे जो उनके मीनिंग होते हैं, उनमें के साथ भी कुछ तो आपके चेंजेस आते ही होंगे। किसी के अनुसार क्या परिभाषा बन जाएगी, किसी की क्या अर्थ निकल जाएंगे। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। अब देखिए, जो स्क्रिप्ट होती हैं, जो आपके पिलर होते हैं और जो आपके अभिलेख होते हैं। अब देखिए, अभिलेख होता क्या है? अभिलेख आपके पत्थर पर लिखी कोई सूचना, किसी धातु पर लिखी कोई सूचना, क्लियर है, किसी कागज पर लिखा कोई लेख, वो भी अभिलेख हो सकता है बच्चों। यानी कि मेनली लिखावट से संबंधित चीजों को हम लोग अभिलेख कह सकते हैं। कोई चीज आपकी पत्थर पर लिखी है, कोई आपकी किसी धातु के पत्थर पर लिखी है, कागज पर है, किसी पेड़ के पत्ते पर, हमको देखना होता है। और कैसे मिलते हैं? अलग अलग भाषाओं में। जैसे आप देखेंगे, अरबी में मिल सकता है, फारसी में मिल सकता है, यूनानी में मिल सकता है, क्या हो गया, प्राकृत में मिल सकता है, पाली में मिल सकता है, उर्दू में। कोई भी ऐसी भाषा है जो उस समय प्राचीन समय में आपके चल रही थी, उन भाषा में हम लोगों को मिल सकता है। ठीक, अब देखिए, उन भाषाओं में कुछ ऐसे शब्द होंगे जो हम वर्तमान में नहीं जानते, लेकिन हम क्या कर देंगे, अपने अनुसार उनका अर्थ निकाल देंगे कि ये चीज ऐसा हो सकती होगी। क्लियर हो गया? एनालिसिस, स्टडी के आधार पर। तो हमको उन सब चीजों को देखना है कि समय के साथ शब्दों का अर्थ कैसे बदला और क्या उनमें बदलाव हुए, क्या उन सब चीजों पर हम लोग आपका नजर रखेंगे। चलिए देखिए, ये सभी भाषा भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं और कह रहे जैसे आपका समय बढ़ा है वैसे ही आपकी जो है भाषा आपकी बदल गई है। अब आप देखिए कि जब समय बदलता है तो चीजें भी आपकी, बहुत चीजों में आपका परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए, मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। कह रहे कि जो मध्यकालीन, जो आपका मिडाइवल एरिया था, मिडाइवल टाइम था, जब आपके मुगलों का भारत में प्रवेश हुआ, क्लियर है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, और जब आपकी दिल्ली सल्तनत थी, उस समय जो आपकी फारसी भाषा प्रयोग हो रही थी और वर्तमान यानी कि जो आधुनिक भाषा है, अगर आप उन दोनों भाषाओं को देखेंगे तो उनमें जो है, उन भाषाओं में काफी डिफरेंस है, चाहे बोलने को लेकर हो, चाहे उनकी ग्रामर हो, चाहे उनका मीनिंग हो। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं कि जो आपके चेंजेस आए हैं वो चेंजेस केवल आपके ग्रामर में ही हो या जो शब्द भंडार है उसमें ही हो। ये किस में आते हैं? जो शब्दों के क्या होते हैं, अर्थ होते हैं, जो उनके मीनिंग होते हैं, उनमें भी आपका चेंजेस, आपके बदलाव हमको नजर आते हैं। कैसे? समय के साथ। ठीक है ना? अब जैसे एग्जांपल दिया था कि जो फारसी है, मध्यकालीन फारसी और जो आपकी मध्य युग की फारसी और वर्तमान फारसी को देखें तो उनके बीच में भी डिफरेंस है, चाहे उसकी ग्रामर को लेकर हो, उसके व्याकरण को लेकर हो, चाहे बोलने को वहां लेकर हो, तो उसमें काफी अंतर है। और कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके जो मीनिंग है वो क्या हो गए, आपके चेंजेस हो गए। तो उन सबको हम लोग अपने एक एक करके हम सब उनको आपका बहुत अच्छे से आपका देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब एग्जाम्पल दिया है, अब आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर है? देखिए,
आपको समझाने के लिए बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी इस चैप्टर के माध्यम से। देखिए उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए, कह रहा है एग्जाम्पल के लिए आप हिंदुस्तान शब्द ही ले लो। अब देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए कि भारत के कितने नाम हैं। तो भारत का नाम आर्यवर्त भी था, भारत को हिंदुस्तान भी बोलते हैं, भारत को भारत भी कहा जाता है और भारत को इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द को लेते हैं। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। अगर हिंदुस्तान कहेंगे तो हिंदुस्तान का मतलब हम क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान क्या है आपका, भारत है। क्या है आपका, भारत है। सिंपल है ना। अगर कोई कहेगा कि आप कहां से हो, बोले मैं हिंदुस्तान से हो, तो क्या कहेगा, आप तो इंडिया के हो, भारत के हो। क्लियर है। 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज ए सिराज, ध्यान देना है बच्चों, कौन है आपके, सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप। देखिए फारसी इतिहासकार है मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान जो शब्द है इसको सबसे पहले फारसी लोगों ने दिया, और फारसी में किसने दिया, जो इतिहासकार थे मिनाज ए सिराज, उसने दिया। ठीक है। तो अब देखिए जब उसने शब्द दिया हिंदुस्तान, तो उसने किस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा था, किस एरिया को, किस भूमि को, कहां तक उसने हिंदुस्तान माना था अपनी इस बुक में, आप समझिए। तो उसका आशय, ध्यान दीजिए आप, पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। यानी कि गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो, और हरियाणा पंजाब, इस यहां तक की बाउंड्री लाइन खींची थी उसने और कह दिया था ये हिंदुस्तान है। किसके अनुसार, जो फारसी इतिहासकार है मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान जो शब्द है इस इतने क्षेत्र तक दिया। यानी कि आप ये कहेंगे कि जहां तक गंगा यमुना का बहाव है उतने क्षेत्र को इन्होंने क्या कह दिया, आपका हिंदुस्तान कह दिया। क्या आप देखिए, अगर आज मैं कहूं हिंदुस्तान का केवल हरियाणा पंजाब और गंगा यमुना का जो बीच का क्षेत्र है वही आपका हिंदुस्तान है, तो नहीं। आज हम कहां से मानते हैं, कन्याकुमारी से लेकर पूरा जम्मू कश्मीर तक हम लोग क्या मानते हैं बच्चों, हिंदुस्तान मानते हैं ना। लेकिन उस समय इतने क्षेत्र को ही उसने हिंदुस्तान बताया था, हिंदुस्तान माना था। आगे बढ़ते हैं कि कैसे चीजें बदलती हैं, कैसे उनमें बदलाव आते हैं, आइए उसको देखते हैं। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। अब देखिए उसने किन क्षेत्र को कहा कि जो आपका दिल्ली का जो आपका सुल्तान था, उस सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में जो भी आपके क्षेत्र थे उसको उसने हिंदुस्तान कहा। अब देखिए कोई सुल्तान है, आज उसके पास मान लीजिए कोई 10-5 क्षेत्र हैं, कल को उसका क्षेत्र बढ़ेगा, तो क्षेत्र बढ़ेगा समय के साथ, तो वो उसका भी विस्तार होगा उसके क्षेत्र का, तो उसके क्षेत्र के साथ उस देश की सीमा का भी तो विस्तार होगा, तो उसका नाम भी तो बढ़ेगा कि यहाँ तक हिंदुस्तान है, यहाँ तक भारत है, यहाँ तक ये राज्य है। आगे देखिएगा थोड़ा सा आप, सुल्तान के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। अब देखिए हुआ क्या, सुल्तान के अंतर्गत जो उसका प्रसार बढ़ा, उनका सीमा बढ़ी, तो सीमा बढ़ने के साथ और बहुत सारे क्षेत्र इसके अंदर आ गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। अब देखिए कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान शब्द है उस हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का जो आपका समावेश था वो कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने, देखिए अब 16वीं सदी की बात कर रहे हैं कि बाबर ने, ठीक है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। अब देखिए एक तरफ तो मिनाज ए सिराज ने जो फारसी थे उन्होंने क्या कह दिया कि जो आपका ये वाला पूरा क्षेत्र है, कौन सा, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का जहाँ जो पूरा पार्ट है उसको हिंदुस्तान कहा। अब उधर बाबर क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ का पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, क्लियर है, जो भी सारा इसका पूरा एरिया है भारत के साथ जो अन्य देश है उसकी जो भूगोल थी, उसके जो पशु पक्षी थे, जो उसकी संस्कृति थी, उसको हिंदुस्तान कहा। अब बदला नहीं, बदली परिभाषा। अब देखिए अर्थ बदला शब्द का,
कि एक जगह क्षेत्र से था, एक जगह उसकी संस्कृति ज्योग्राफी और उसके वहां पशु पक्षी से था, और उसकी संस्कृति के आपके वर्णन से था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग शब्द हिंद के कुछ कुछ समान है। कह रहे कि जो हिंदुस्तान लिया है, जो हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं, ये हिंदुस्तान असल में जो शब्द आया है हिंद, हिंद शब्द को सबसे पहले हमारे कवि थे 14वीं सदी में, आपको ध्यान रखना है, अमीर खुसरो। आपको ध्यान रखिए, ये क्या है, अमीर खुसरो। इन अमीर खुसरो ने ही हिंद के कुछ कुछ समान था। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सातवत के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़ते थे। वो लोग क्या करते थे, देखिए क्या नहीं जोड़ते थे उसको, पॉलिटिकल और जो आपका नेशनल जो उसका मीनिंग है उससे नहीं जोड़ते थे। जो आज हम जोड़ते हैं, और हम क्या करते हैं, आज तो हम जोड़ते हैं भाई, कि हम अगर हम कहते हैं कि हिंदुस्तान या भारत, तो पूरा हमारा जो नक्शा है हमारे माइंड में आता है, पूरी पॉलिटिकल जो व्यवस्था है वो हमारे माइंड में आती है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। क्लियर है? तो इतना आपको समझ आया होगा कि कैसे समय के साथ चीजें बदल जाती हैं, कैसे उनके अर्थ बदल जाते हैं। देखिए, इतिहासकार जो थे फारसी मिनाज सिराज, उन्होंने क्षेत्र को बताया, और बाबर ने यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो भूगोल है, यहाँ के पशु पक्षी, उसका वर्णन हिंदुस्तान के शब्द के रूप में किया पूरे उपमहाद्वीप के क्षेत्र में। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था, और आप उनका बेसिक अंतर आप समझ रहे थे, तो मान लीजिए आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने वाली थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई इतिहासकार है, ये बता रहा है, ये चीजें इतिहासकार के लिए हैं और हमें भी यह चीज समझने के लिए, कि अगर मान लीजिए कोई इतिहासकार है और वो किसी शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो उसे कैसे रहना चाहिए, सावधान। क्यों रहना चाहिए, देखते हैं। क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। अब पास्ट में कोई आपका शब्द रहा तो उसके कुछ अलग ही अर्थ थे, कुछ अलग ही उनका मीनिंग रहा, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी, अब जैसे समझिए, आप दूसरा एग्जांपल मिला है विदेशी। भाई अगर मैं आज आपसे पूछूं कि विदेशी कौन होते हैं, तो आप मुझे क्या कहेंगे, साधारण भाषा में कहेंगे, सर जो हमारे देश का नागरिक नहीं है वो विदेशी है। क्लियर है? जो क्या नहीं है, हमारे देश का नागरिक नहीं है, वो विदेशी है। जैसे मान लीजिए कोई आपका बांग्लादेश से हमारे यहाँ आ जाए, अमेरिका से आ जाए, आप कनाडा से आ जाए, तो वो क्या नहीं है, हमारे यहाँ का निवासी नहीं है, तो आप उससे क्या कहेंगे कि तो विदेशी है। क्लियर? आम भाषा में आपका परदेशी भी बोलते हैं। चलिए, जैसा सीधा साधा शब्द ही लेते हैं, अभी विदेशी कैसा है, आपका सीधा साधा आपका शब्द है। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। क्या ना हो? देखिए, हम विदेशी क्या मानते हैं, अगर जो कह दे कि आप तो विदेशी हो, तो उसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि आप क्या नहीं है, आप इंडियन नहीं है, आप भारतीय नहीं है। क्लियर है? अब चलिए, अब ये तो है आधुनिक समय की बात, आज के। अब थोड़ा सा पीछे देखते हैं। आपका मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। अब देखिए, आज का विदेशी मध्यकालीन विदेशी से कैसा हो गया, अलग हो गया। कैसा मानते थे, कोई किसी के गांव में आया, कोई अनजान व्यक्ति जो कोई जानता ना हो, और जो उस समाज, उस कल्चर, उस संस्कृति का अंग नहीं है, वो कैसा है, विदेशी था। कब? मध्यकालीन में। जैसे आप देखेंगे, जब दिल्ली सल्तनत थी आपका, तो उनका समाज अलग, संस्कृति अलग, और उनका क्षेत्र अलग। अब आप देखेंगे, जैसे पहले आपका राज्य हुआ करते थे, जैसे कोई कहीं का राजा था, जैसे मान लीजिए कोई किसी क्षेत्र का राजा, मान लीजिए कोई आपका राजस्थान का, कोई गुजरात का। अगर कोई गुजरात में कोई भी वंश या कोई राजा आपका शासन कर रहा था, अगर उसका व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाता था, तो उसको क्या मानते थे, वो भी तो विदेशी था, क्योंकि वो राज्य मतलब राष्ट्र। अब राज्य का मतलब अपने राज्य से उत्तराखंड से मत समझना, तो इस समय राज्य का मतलब होता है राष्ट्र परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है?
तो क्या मानते थे कि कोई अनजान व्यक्ति उनके समाज में संस्कृति का अंग नहीं है, उसको क्या कह दिया? विदेशी। और वर्तमान में हम विदेशी किसको कहते हैं बच्चों? जो भारतीय ना हो। अब देखिए परिभाषा बदली, अर्थ बदला कि नहीं बदला? ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। अब देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? परदेशी। और फारसी में क्या बोलते हैं? अजनबी। क्लियर है? ये अनजान है, परदेशी है कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। अब मान लीजिए कोई आदमी ऐसा है जो आपके जंगल में निवास कर रहा है, क्लियर है, अगर वो नगर पहुंच जाए तो नगर के लिए वनवासी कैसा हो गया? विदेशी। और अगर कोई नगरवासी वन में पहुंच गया तो उसके लिए क्या हो गया आपका? विदेशी। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाति या आपके परंपराओं से जुड़े होने पर भी विदेशी नहीं होते थे। अभी तो हम कह रहे हैं कि संस्कृति और समाज के आधार पर बदल रहे थे, लेकिन वहां नीचे कह दिया कि अगर कोई एक ही गांव में दो व्यक्ति रह रहे हैं जिसका धर्म अलग है, जाति अलग है, फिर भी वो क्या नहीं है आपका? वो विदेशी नहीं है। अब ये कैसे हो गया? अब यहाँ इसके मीनिंग को छोड़ते यहाँ के तुरंत चेंज हो गए। समझ रहे हो? तो ऐसे ही हमको इन चीजों पर ध्यान देना है कि कैसे समय के साथ उन चीजों के अर्थ बदल जाते हैं, बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य युग में उस शब्द का मीनिंग कुछ और था, 100 साल के बाद कुछ और है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आज विदेशी है, हम किसे कहते हैं? जो भारतीय। आने वाले 100-500 साल में क्या पता विदेशी का मीनिंग और क्या बदल जाए, उसकी परिभाषा किस तरह से आपको चेंज हो जाए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आपका जान पाए, पढ़ पाए, उनको समझ पाए कि क्या कैसे स्थिति आपकी बनी हुई है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे देख रहे हैं। अब देखिए इतिहासकार और उनके स्रोत। जो इतिहासकार हैं वो किन ऐसे कौन से स्रोत हैं, उन स्रोत को भी हम लोग पढ़ेंगे जिनसे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। हम किसी युग का अध्ययन करते हैं, उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। चलिए इसे एक बार बाद में देखते हैं। सबसे पहले एक बार आप इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिए 10-5 सेकंड के लिए, 20-30 सेकंड के, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या कैसे चीजें थी। आपको भारत के बारे में पता लगा कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कैसे किया था। आप इसको जरूर देखिएगा। चलिए आप लोग देख रहे हैं ना प्रॉपर? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है आपको। अब देखिए समझिए इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं। अब हमारे पास ये देखना है कि जो इतिहासकार होते हैं वो किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रवृत्ति क्या है, और जो वो चीजों को खोजते हैं वो उनकी प्रकृति, उनका नेचर, उनका तरीका क्या है, ये हमको देखना है। इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं, और कुछ उनको ऐसे आपके चीजें चाहिए, कुछ ऐसा माध्यम चाहिए, कोई स्रोत चाहिए जिसे वो चीजों को पढ़ पाए। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा कि हम लोगों ने क्या देखा। पिछले जो अपने 6th क्लास पढ़ी उसमें आपने क्या पढ़ा होगा? गुप्त वंश के बारे में पढ़ा होगा, और जो हर्षवर्धन है, क्लियर है, जो आपके कन्नौज के शासक रहे थे, उनके बारे में हमने पढ़ा होगा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, अब जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं मेनली, वो देखिए ये टाइम पीरियड है इसके बीच का, इसके बीच की चीजों का ही हम लोग पढ़ेंगे और इसके बीच की चीजों का ही हम लोग अध्ययन करेंगे। 1050 होता है, आप सिंपल रखिए, लगभग 1000 वर्ष है। ठीक, इसके बीच का ही हम लोग आपका अध्ययन करने वाले हैं, और इसी के सब चीजों को हम लोग जानने वाले हैं कि इनके दौरान, इनके बीच में कौन कौन से शब्दों में, इतिहास में, आपकी चीजों में परिवर्तन रहा है। उन सब चीजों को हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से आज आपका देख रहे हैं। तो बच्चों आप देखिए, आपको पता चलेगा कैसे क्या चीजें आपकी हो रही हैं। ठीक, आपको उनका ध्यान रखना है। तो
मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। क्लियर है बच्चों? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आज के लेक्चर के अंतर्गत है बच्चों, हम लोगों ने यही देखा कि कुछ वर्षों के दौरान या मान लीजिए 1000 वर्षों के दौरान जो भी आपके परिवर्तन होते हैं, चाहे वो आपके मानचित्र में हो, चाहे आपके इतिहास में हो, चाहे आपके शब्दों में हो, चाहे भाषा में हो, चाहे आपके व्याकरण में हो, उनमें आपका कुछ ना कुछ आपका बदलाव आता है। उन बदलाव को हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा, जैसे कि आपका विदेशी को समझा, हिंदुस्तान आपके शब्द को समझा। इन दो शब्दों के साथ हमने बहुत अच्छे से उनकी स्टडी करी, उनको जाना कि कैसे उनमें बदलाव आता है, कैसे उनमें चेंजेस आते हैं। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बच्चे ने जो आज का लेक्चर पढ़ा है आपको बहुत अच्छा सा समझ आया हो। मान लीजिए कोई आपका डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप हमको अपना कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमको अपना प्रश्न जो है बच्चों भेज सकते हैं। क्लियर है? ये आपको जो है याद रखना है और आपको प्रॉपर सभी विषयों का और जितने भी आप विषय पढ़ रहे हैं उनका सबका रिवीजन करना है, ताकि आपको हर चीज बहुत अच्छे से हो, आपको रटना ना पड़े, आपको सब चीजें याद रहें। क्लियर है? और आप उनको मेमोराइज भी करते रहिए और साथ में उनको रिलेट भी करिए, ताकि आपको और अच्छे से सब चीजें आ जाए। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और हम लोग मिलेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में। तो मुझसे जुड़ने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।